हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में एक बार फिर से। और आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को अगर सिंपल वर्ड में बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, किसी चीज की हाइट निकालना, किसी चीज का डिस्टेंस निकालना विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज हम ये सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन मैक्सिमम टू 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही आते हैं। क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब तक आपसे डायग्राम नहीं बनेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको डायग्राम आपको अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम में ही पूरी कहानी है, डायग्राम में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। अगर डायग्राम आपको नहीं आया ना तो क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए आज हम उसी चीज को सीखेंगे और बहुत ही इजी वे में सीखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं वो नोटबुक और पेन पेंसिल निकाल लीजिए। और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा चैनल यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पे मेरा चैनल है सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला, तो वहाँ से आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम क्या बोल सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें 2 चीजें याद रखनी है। देखो हम दोनों चीज यहाँ पे लिखेंगे कि मैं क्या क्या तुम्हें याद रखना है। समझिए यहाँ पे मेरी बात को। अगर मैं देखो मैं खड़ा रहूंगा तो फर्श पे ही खड़ा रहूंगा, जमीन पे ही खड़ा रहूंगा, या उसका कुछ बेस होगा तभी तो खड़ा रहूंगा ना। तो अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं और मैं वहां से अर्थ से अपने दोस्त को ऊपर वाली 3rd फ्लोर की बिल्डिंग को देख रहा हूं, अपने दोस्त को बुला रहा हूं, ए दोस्त आजा, आज चलें घूमने के लिए, ठीक है। तो मैं देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ से खड़ा अपने दोस्त को बुला रहा हूँ, तो मैं कहाँ से किसको देख रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा बात को, यहीं पे कहानी है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं शुद्ध हिंदी लिख रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे से ऊपर देख रहा हूँ और वही दोस्त अब बोलता है ए दोस्त आजा चल घूमने चलते हैं। तो ऊपर से दोस्त का रिप्लाई आता है, तो वो किसको देखेगा, वो क्या देखेगा, ऊपर से नीचे आपको दिखेगा। ऊपर से क्या दिखेगा, नीचे की दिखेगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे इस पे, एक नीचे से ऊपर देखने वाली बात और एक ऊपर से नीचे देखने वाली बात, ठीक है। तो मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ये अर्थ है और यहाँ पे मेरी आंखें हैं। मैं यहाँ से एक पर्सन को यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा दोस्त है 3rd फ्लोर पे और मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से उस पर्सन को देख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, तो ये एंगल बनाते हुए दिख रहा हूँ, समझ गया ना। नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो ये एंगल बनाते हुए, देखो नीचे से ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं नीचे से ऊपर देखने का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATI हो गया नीचे से ऊपर। तो ये एंगल बनेगा, कभी भी हम नीचे से देखेगा तो कभी कभी डायग्राम में ऐसे भी हो सकता है, आपको ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा हूँ तो ये भी डायग्राम है, तो कौन से एंगल बनाते हुए, तो ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। तो ये समय कोई डायग्राम ये नहीं कि टेढ़ा इधर बना दिया उस साइड सर ने बना दिया, नहीं। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर नीचे से ऊपर किसी चीज को देखूंगा तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपके क्वेश्चंस में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब दोस्त का रिप्लाई आता है। अब दोस्त आपको कहां से देखेगा, यहां से देखेगा और आपको देखने की कोशिश करेगा, आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ से कौन से एंगल, ये एंगल बनाते हुए दिखेगा कि ये एंगल बनाते हुए दिखेगा, ये एंगल बनाते हुए दिखेगा। ये एंगल आपका थीटा होगा, ये एंगल नहीं होगा, कभी भी गलती मत करना। ये एंगल को हम कभी नहीं लेंगे। जब कोई दोस्त हमें या कहीं से भी, अगर हम एरोप्लेन से नीचे देख रहे हैं, यानी जहाज से हम नीचे देख रहे हैं, या 3rd फ्लोर से किसी पिलर से हम नीचे देख रहे हैं, तो ये एंगल बनाते हुए हम किसी पर्सन को नीचे देखेंगे, ये एंगल बनाते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ, इसी का नाम देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। समझ गया। तो हमने 2 चीज देखा, हमने क्या देखा, 2 क्वेश्चन बनेंगे, किस पे बनेंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन पे जो नीचे से ऊपर दिखेगा बंदा। आपको देखो डायग्राम में आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको नहीं दिया रहेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, आपको समझना है, वहां पे आपको डायग्राम बनना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डायग्राम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो
तो एक चीज याद रख लो यहाँ पे कि जब भी हमने एक फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था, गाना गाया था, कौन सा, ओए ओए हा हा हा, ये गाना गाया था ना। क्या मैंने देखा था, ओ का मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हमने देखा था साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन, अपोजिट रॉन्ग लिख दिया, ठीक है, अपोजिट अपॉन क्या देखा था, हाइपोटेनियस होता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता था। और हमारे पास tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यही तीन फॉर्मूला आपको यूज करना है, OAO अपॉन, हाँ जो गाना है आपका वही याद रखना है, ठीक है। अब ये तीन अगर याद रखा और आपको ये चीज समझना है वहां पे, क्योंकि डायग्राम बनेगा तो यही चीज आपका यूज होगा, कौन सा कहाँ पे मैं यूज कर सकूं उसको, तो ये तीन आपको याद रखना है, क्योंकि बीच बीच में यही क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने आएगा भाई, तब तो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायग्राम बनाना सीखते हैं, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्वेश्चन 6.2 पे ट्रीसेट है, ठीक है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। ध्यान देना, एक पर्सन है, एक आदमी है जो चर्च से क्या कर रहा है, कितने मीटर दूरी पे खड़ा है, 80 मीटर की दूरी पे खड़ा है। और लुकिंग एट द टॉप, वो क्या कर रहा है, उसके टॉप को देख रहा है, चर्च के टॉप को देख रहा है। तो मैं एक डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम, ठीक है। तो उसने क्या किया, मान लो कि ये पर्सन है, अगर चर्च खड़ा होगा तो कहाँ पे खड़ा होगा, जमीन पे ही खड़ा होगा, ठीक है। तो ये चर्च हो गया, मैंने अब यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन और ये हो गया चर्च। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया चर्च, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं डिफाइन, इसको लिख दे रहा हूँ, ये चर्च है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन खड़ा है और वो क्या देख रहा है, लुकिंग एट द टॉप, टॉप की पोजीशन को देख रहा है, किसके, चर्च की, मतलब इसके टॉप की पोजीशन को देख रहा है। कुछ होगा वहां पे तभी देख रहा होगा कितना लंबा है, तो देख रहा है। तो मतलब कि कहां से, यहां से देख रहा है। तो बताओ, जब यहां से देखेगा तो मतलब वो क्या देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। तो नीचे से ऊपर देख रहा है तो कौन से एंगल से देख रहा है, इस एंगल से देख रहा है। मतलब कौन से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो यहाँ पे दिया गया था एंगल ऑफ एलिवेशन इस कितना डिग्री, 45 डिग्री पे देख रहा है। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 45 डिग्री। तो मतलब मुझे गिवन है, गिवन में अभी मैं वर्ड में नहीं लिखना, मतलब सिंपल है, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 45 डिग्री। हो गया फाइन। अब देखो डिस्टेंस कितने मीटर, मतलब यहाँ से और वो यहाँ तक कितने मीटर की दूरी पे खड़ा है, 80 मीटर की दूरी पे खड़ा है। और ये जब खड़ा है तो जो चर्च होगा एकदम सीधा होगा, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। कितना समझ गया। तो पूछा जा रहा है चर्च की हाइट कितनी होगी, मतलब ये पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हाइट कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। इतना समझ गया, डायग्राम समझ में आ गया। कोई डायग्राम में क्वेश्चन है तो मुझे फाइंड करना है। और क्या दिया गया, अब ध्यान दो, मैंने अपने मन से एज्यूम कर लिया कि लेट, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। तो यहाँ पे लिख दो, एज्यूम किया कि ए बी मेरा क्या है, चर्च है, हो गया। और BC क्या है, डिस्टेंस है, कहां से, उस पर्सन से लेके और चर्च तक के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, ये लिखेंगे ना। तो वहां पे लिख दो BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, कहां से कहां तक, पर्सन तो कहां तक, चर्च तक। हो गया। मुझे फाइंड क्या कर, अब डिस्टेंस कितना है, मतलब BC की वैल्यू कितनी दी गई है, मुझे कितना दिया गया, 80 मीटर दिया गया, 80 मीटर, ये 80 मीटर। अब बताओ क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द चर्च, हाइट ऑफ चर्च। जो पहले दिया है वो लिख दो, सिंपल, एकदम सिंपल, खत्म ही कहानी करो। हाइट ऑफ चर्च का मतलब h के पता करना, और h का मतलब क्या, किसकी वैल्यू पता करना है, AC की वैल्यू पता करना है। सॉरी यहाँ पे AB लिखा है मैंने, यहाँ पे AC कर दीजिए, रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे AC चर्च है। हो गया। अब मुझे बताओ, थोड़ा ध्यान से ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अब इसको सॉल्व करना है।
इन ट्रायंगल ACB में एंगल ऑफ C इक्वल टू कितना डिग्री 90। ये लिखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि 90 डिग्री बनता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एकदम माइंड में सोच लो। हमने यहाँ पे मैं फॉर्मूला को रिवाइज करा रहा हूँ। अरे सर ने एक गाना गाया था, क्या बताया था? ओए ओए हा हा हा, ये बोला था। मतलब साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस और tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यही तीन हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान देना। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ये एंगल दिया गया, इसके सामने वाला क्या हो गया? अपोजिट। और ये क्या हो गया? एडजेसेंट। इसमें कितनी वैल्यू अननोन है, मुझे ये पता करना है। देखो ये पता करना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें एक गिवन होना चाहिए। एंगल गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, तो देखो अपोजिट अपन हाइपोटेनियस ये यूज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस मुझे फाइंड नहीं करना और हाइपोटेनियस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कॉस थीटा में एडजेसेंट है भाई, हाइपोटेनियस नहीं है, इसमें भी हाइपोटेनियस है कि इसको भी लेना। अब बचा मेरे पास tan थीटा, और tan थीटा में अपोजिट भी है और एडजेसेंट भी है, तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? अपोजिट अपॉन क्या? एडजेसेंट। अपोजिट कितना है बता दो? AC अपॉन एडजेसेंट कितना है? एडजेसेंट हमारा कितना है? BC है। अब बताओ AC की वैल्यू पता करनी है, मतलब हाइट पता करनी है, और BC की वैल्यू कितनी दी गई है? 80 दी गई है। अब देखो थीटा की वैल्यू कितने दिया गया था? 45। तो मैंने लिखा tan 45 इक्वल टू कितना है? H अपॉन 80 रख दिया। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1 इक्वल टू कितना? H अपॉन 80। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H इक्वल टू कितना? 80 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द चर्च कितना होगा? 80 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इतना भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तब भी चलेगा। आपको यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है। स्वागत क्वेश्चन में ध्यान सुनिए। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में कि एक पर्सन है, वो चर्च से लेके और चर्च से 80 मीटर की दूरी पे खड़ा है। मतलब कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे दूर से उस दूरी पे चर्च है, तो उनके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर दिया गया है, और मैं चर्च के ऊपरी हिस्से को देख रहा हूँ। मतलब मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। नीचे से ऊपर देखा तो कितना देख रहा हूँ? 45 एंगल को बनाते हुए, मतलब 45 एंगल बनाते हुए मैं देख रहा हूँ। तो एंगल दे दिया, ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस दे दिया। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कि चर्च की हाइट कितनी है। तो अब तुमको पता है, देखो सब ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैंने एकदम डायग्राम बना लिया, क्योंकि डायग्राम में ही पूरा गेम है। तो मैंने जो दिया था वो लिख दिया मैंने। अब मेरे को देखा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल देखो चर्च खड़ा है तो 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा, टेढ़ा तो ऐसे नहीं खड़ा होगा ना कुछ एंगल पर। चर्च एकदम सीधा ही खड़ा होगा। अगर मैं देखूंगा तो अगर सामने से, तो वो 90 डिग्री पर खड़ा है। तो मैंने देखा यार ये तो राइट एंगल दिख रहा है, और ये राइट एंगल दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या किया कि मैंने देखा कि अरे एंगल 45 दिया गया है, तो मैंने 3 चीज पढ़ा था। साइन थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता करना ही नहीं है। अपोजिट और एडजेसेंट मुझे 2 चीज चाहिए। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आता है? अरे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो tan में आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो tan थीटा में आता है। तो मैंने यूज कर दिया। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आता है? tan थीटा में। तो मैंने tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया, और थीटा की जगह 45 रख दिया। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। h पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 80 मीटर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। समझ में आया सबको? पक्का? प्रॉमिस? गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बातें हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम पहले डायग्राम ना ध्यान देना। पहले एक बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोला है। रफ डायग्राम अपने बता दो। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो देखो अगर लाइट हाउस खड़ा है तो किसी सतह पे ही खड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सतह हो गया, और ये लाइट हाउस हो गया, ये लाइट हाउस हो गया, ये पूरा क्या हो गया? लाइट हाउस हो गया। द ऑब्जर्वर लुकिंग, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना। द ऑब्जर्वर लुकिंग द शिप मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो यहाँ पे दिया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या? वो ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब वो यहाँ से देख रहा है, और किसको देख रहा है? यहाँ पे एक शिप है, उस शिप को देख रहा है यहाँ पे। तो
जब इस शिप को देख रहा है, मतलब वो एंगल बनाते हुए दिख रहा है, और कितना एंगल बनाकर दिख रहा है, 60 डिग्री। तो बताओ 60 कौन सा होगा, ये वाला एंगल 60 होगा। मैंने पहले बोला था इस एंगल को हम 60 मेजर ही नहीं करेंगे। हो गया, 60 बनाते हुए दिख रहा है, और ये लाइट हाउस खड़ा है तो कितने डिग्री पे खड़ा होगा, 90 डिग्री पे। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच का जो हाइट है वो कितना है, 19 मीटर दिया गया है। देन फाइंड हाउ फॉर द शिप अप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस, मतलब ये लाइट हाउस हो गया, इससे शिप कितने दूरी पे, मतलब इसकी वैल्यू क्या करनी है, मुझे फाइंड करनी है। कितना हो गया, लिखेंगे बाद में, पहले समझो। स्टेटमेंट हम लिखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हम डायग्राम समझ में आ गया सबको कि एक पर्सन है, मतलब ये हमारे पास पर्सन, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, लिखने वाला काम बाद में, पहले समझ लो क्वेश्चन को कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस पे एक आदमी खड़ा है, वो नीचे से एक शिप को देख रहा है, तो ऊपर से नीचे दिख रहा है, तो एंगल हमेशा ध्यान रखना, एंगल की हम बात कर रहे हैं ना कि एंगल ऑफ डिप्लेशन कौन सा होगा, मतलब वो नीचे से ऊपर देगा, तो ये एंगल बनाते हुए वो पर्सन देखेगा। अब मुझे बताओ कि जब ये पर्सन यहाँ पे बनाते हुए देख रहा है तो ये एंगल कितना होगा। देखो ये देखो, ये एंगल मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, ये देखो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा। देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जब देखो ये जेड का शेप दिख रहा है, अगर ये मेरे पास 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम लिख दोगे, क्या लिखोगे कि इसका नाम दे दो, कोई एक पॉइंट दे दो, यहाँ पे डी दे दो। एंगल ऑफ डी ए सी इक्वल टू कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया गया। तो एंगल ऑफ डी ए सी इक्वल टू एंगल ऑफ, बताओ कौन सा एंगल, ए सी बी, मतलब ये एंगल ऐसे ही बना है ना, ये एंगल ऐसे ऐसे ही करके है ना, ऐसे दिख रहा है पर्सन, तो ये एंगल अगर मेरे पास ये टी है, ए है और ये सी है, तो ये भी एंगल इसके बराबर, मतलब ए सी किसके बराबर, बी के बराबर। तो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर लिख दोगे बिकॉज क्यों है, ये अल्टरनेट एंगल्स है। हो गया। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने लिख लो एक बार, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये पता करना है, और ये गिवन है, तो हमें दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ऑफ बी कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया। अब बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अब तुम मुझे बता दो सिर्फ कि ये क्या है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, अपोजिट। और ये क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। और ये क्या होगा, एडजेसेंट। तो अब बताओ जो जो गिवन है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है। देखो अपोजिट और एडजेसेंट किस में आ रहा है, tan में आ रहा है, तो हमने tan का फॉर्मूला लगा दिया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट अपॉन क्या, एडजेसेंट। हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 60 डिग्री दी गई है, 60 है ना, यहाँ पे ये भी एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि इसको मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कितना है, ए बी है, और एडजेसेंट कितना है, BC है। अब बताओ AB की वैल्यू कितनी दी गई है, BC की वैल्यू क्या करना है, पता करना है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। आपको ये सब तो पता ही रहना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। 90 अपॉन कितना हो गया, BC। इतना समझ गया। तो बताओ यहाँ पे पुट कर दो, थोड़ा सा नीचे ले लूँ मैं, अब दो, तो कितना हो जाएगा, रूट में 3, BC इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 90 अपॉन कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको √3 की वैल्यू रखनी है। देखो यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको बोला गया है कि जो √3 की वैल्यू रखोगे वो कितना रखना है, मुझे 1.73 रखना है ये मुझे। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ।
तो मैं एक सिंपल टर्म करता हूँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे तो कभी भी ये नहीं कि कंफ्यूजन होना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी यहाँ पे नीचे रूट रहेगा तो आपको क्या करना है, किसका रेशनलाइजेशन कर देना है। √3/√3 कर दिया तो क्या हो गया, 90√3/√3, √3 कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया 30√3, मतलब BC की वैल्यू 30√3 आ गई। ठीक है, तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 30 × 1.73। आपको जब दिया है कि ये आपको पुट करना है तो आपको करना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा कि √3 की वैल्यू इतनी है तो आपको छोड़, इतने पे ही आंसर आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो 30 में 1.73 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 59.1, क्या मीटर में दिया है तो मीटर में, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 51.9 मीटर। इतना समझ गया। देखो यही बस ट्रिक है, आपको डायग्राम, अगर डायग्राम और ये आपको समझना है कौन सा कहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे लिखना है क्वेश्चन में। यहाँ पर ध्यान दो, हमने लिखा, देखो कैसे लिखना है, लेट AB इज द लाइट हाउस, हो गया, और C पोजीशन पे एक शिप खड़ा है तो लिखा एंड C बी द पोजीशन ऑफ द शिप, हो गया। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना था तो आप नहीं लिखना, ऐसे नहीं समझ में आता तो सीधे लिख दो लेट AB इक्वल टू लाइट हाउस। ठीक है, BC इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस, सिंपल हो गया। एंगल ऑफ क्या दिया गया है, एंगल ऑफ DAC इक्वल टू कितना 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया, एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेसिएशन है, तो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। और जो फाइंड करना है वहां पे फाइंड लिख दो। फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया गया कि फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द, क्या पता करना है, डिस्टेंस बिट हाउ द फार फ्रॉम द शिप द लाइट हाउस, तो लिख दो यहाँ पे कि CB इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बिटवीन द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, बस हो गया वहाँ पे। और इसके बाद ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, वहाँ पे स्टेप यहाँ पे करना है, यही स्टेप पे आपको मार्क्स, इस वाले स्टेप पे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डायग्राम समझ में आ रहा है ना सबको, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ फीट 12 मीटर, मतलब दो बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंग का फेस सेम है और रोड से वो 12 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं। अब ध्यान देना पे, ये रोड है, इस रोड पे पहली बिल्डिंग ये है, दूसरी बिल्डिंग ये है। थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो रहा है, समझ जाइएगा, डायग्राम सीधा ही है। ठीक है, बिल्डिंग सीधी है और दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है, 12 मीटर, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। क्या समझ आ गया, पहला पॉइंट समझ आ गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ध्यान दो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग कौन सा भाई, इसको मैंने फर्स्ट बिल्डिंग माना, विद द 10 मीटर हाइट, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर है। हो गया, वही बोला गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विद द 10 मीटर हाइट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस टॉप से लेकर और जमीन तक के हिस्से का वो 10 मीटर का डिस्टेंस है। अब बोला गया है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड इन द 60 डिग्री, मतलब उसने क्या बोला कि वो एंगल ऑफ एलिवेशंस का मतलब क्या, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो सेकेंड बिल्डिंग तो ये है ना, तो सेकेंड बिल्डिंग के इस पोजीशन, मतलब दोनों का फेस सेम है, मतलब ये पूरा फेस सेम है। अब बोला गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड 60 डिग्री, मतलब कि थोड़ा सा ये लेंथ इसका ऊपर हो गया है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि यहाँ से जो पर्सन है वो इसके टॉप को देख रहा है।
ठीक है, दोनों का फेस सेम था, पहले मैंने दोनों का फेस सेम बनाया। अब वहां पर तुमको इतना समझ में आ गया कि वो एंगल ऑफ प्लेसमेंट देखेगा तो ऐसे तो नहीं देखेगा ना बराबर बराबर, वो ऐसे ही देखेगा। तो मतलब बिल्डिंग की हाइट थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन उसका फेस सेम था, मतलब कि जो उसका दोनों का जो मोहल्ला था वो सेम था, बस उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी थी। और वो एंगल बनाते हुए, मतलब ये एंगल बनाते हुए कितना देख रहा है, 60 डिग्री पे देख रहा है। हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो पूरी हाइट मुझे पता करनी है, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता करना है कि कितना होगा। ठीक है, अब मैंने कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, इसको मिला दिया यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से ये लेकर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा ड्रॉ, इसको मैं पॉइंट मान ले रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ ए, ध्यान देना, इसको मान ले रहा हूँ बी, इसको मान ले रहा हूँ सी, एक बिल्डिंग है और दूसरा ये पूरी बिल्डिंग हो गई, और यहाँ से उसका फेस था उसको मैंने मान लिया एम। इधर समझ गया। तो मैंने लिखा कि ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्या हो गया सी डी, मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर हो गया। अब मुझे थोड़ा ये बताओ, जब अब खुद से थोड़ा समझो, खुद से दिमाग लगा दो, अगर ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा। अरे हाँ या ना, दोनों का फेस सेम था तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, 10 मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा। मतलब कि अगर मैं ये डिस्टेंस पता कर लूँ, अगर ये डिस्टेंस मैं पता कर लूँ और इस 10 को इसके साथ जोड़ दूँ, मतलब ये x, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक x माना, अगर x को पता कर, मान लो x की वैल्यू 5 आ गई, 5 आ गई, तो 10 + 5 कितना हो गया 15। तो मैं x की वैल्यू अगर मैं फाइंड कर लूँ तो क्या मैं इस पूरी बिल्डिंग को पता कर सकता हूँ, राइट। तो x की तो वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, ये जब 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा तो रेक्टेंगल का ही काम कर रहा है ना भाई, ये 10 मीटर, ये भी 10, ये 12, ये रेक्टेंगल हो गया। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, मुझे जो गिवन है वो लिख दिया। एक तो ये गिवन था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो गिवन है लिख दो। क्या दिया गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया था, कितना दिया गया था, 60 डिग्री दिया गया था। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। बी डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 मीटर दी गई है। ठीक है, अब बताओ एंगल ऑफ, अब मुझे थोड़ा सा इस डायग्राम को लेकर चलते हैं। इस डायग्राम को अगर मुझे सिर्फ इतना, ये वाले हिस्से को मैं बाद में इरेज करूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये वाले हिस्से को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब मुझे तुम ये बताओ, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, अपोजिट। ये 90 डिग्री के, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, 10 में आता है भाई। एडजेसेंट अपोजिट किस में आता है, 10 में आता है। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ स्टेप, तब जाके तो मुझे इतना पता चल गया, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि 10 में आता है भाई। मैं सबसे पहले निकाल देता हूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट होता है। अब मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 डिग्री। अपोजिट कितना है, CM है। एडजेसेंट कितना है, AM है। ठीक है, CM मुझे पता करना है, AM कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। पहले अभी लिखूंगा नहीं, अब स्टेप कितना समय गया, ये 12 तो 12 में रेक्टेंगल हो गया। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, इक्वल टू x अपॉन कितना हो गया 12। तो x इक्वल टू कितना हो गया 12 √3 हो गया। इतना तो मुझे पता चल गया। अब मुझे बताओ, मुझे क्या पता करना है, पूरी हाइट पता करनी है, मतलब CD की वैल्यू पता करनी है। तो CD की वैल्यू पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, CM + MD करना पड़ेगा। मतलब ये वाला हाइट और ये वाला हाइट को दोनों क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। CM कितना आया, CM x आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 √3। MD कितना आया, 10 आ गया। कितना हो गया, तो ये CD हो गया। आप इतने पे आंसर छोड़ दो, या आप एक काम करो √3 की वैल्यू रख दो, सबसे अच्छी बात है। तो 12 × 1.73 प्लस कितना हो गया 12, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 12 में जब 1.73 का मल्टीप्लाई हमने किया है तो कितना आया है 20 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा, 20.76 + 10। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप जोड़ के लिख दोगे तो CD की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, CD की वैल्यू कितनी आ गई 20 + 10 कितना हो गया 30.76 मीटर। ये फाइनल आंसर आ गया। आप इतने पे भी आंसर आप छोड़ सकते हो या कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लेकर। अब मुझे ये तो मुझे एकदम सिंपल तरीका था कि जो मैंने देखा। अब मैं स्टेप लिख रहा हूँ,
तो जो स्टेप लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ए बी, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखूंगा ए बी एम डी आर रेक्टेंगल लिखा, तो देखो यहाँ पे लिख दिया कि ए बी किसके बराबर होगा, एम डी के बराबर। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखो ए एम किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। तो ये आप शो कर दो, तो यहाँ पे लिख दो 10 मीटर और यहाँ पे लिख दो 12 मीटर। और जो फाइंड करना है वो फाइंड कर दो। फाइंड क्या करना है, मुझे सी डी पता करना है। सी डी का मतलब क्या पता करना है, ये x प्लस 10। तो यहाँ पे आप सी डी की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। बस इतना आपको स्टेप लिखना है और यहाँ से सॉल्व करना है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि मुझे लेना क्या, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तत्पदल हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग कितनी आ गई, 13.76। गुड। एक कमेंट आ गया मुझे कि समझ में आ गया है, अच्छी बात है गौरव, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। विनोद का भी आ गया, चलो अच्छी बात है विनोद, आपको भी समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। प्रवेश को भी आ गया, गुड प्रवेश। राजेश को भी समझ में आ गया। कमेंट अच्छे अच्छे आ रहे हैं, चलो। वेलन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे अच्छे से समझ में आता है, आपके सारे लेक्चर में देखता हूँ, थैंक यू। नीता, अनीता सर आपके सारे लेक्चर मुझे बहुत ही अच्छे समझ में आते हैं, आप ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहिए। हाँ नीता, ऐसे ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, आप ये कमेंट तो आते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आते हैं, थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया है कि 2 पोल, ध्यान दीजिएगा, 2 poles are height 18 meter and 77 meter are erected on the ground। मतलब 2 पोल है। पहले तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम ही जरूरी है। 2 पोल है मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। तो मैंने बड़े वाले को यहाँ बना दिया। इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे कितना, 18 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 18 मीटर। और दूसरा का हाइट कितना है, 7 मीटर, मतलब यहाँ पे लिख दिया छोटा ही होगा 7 मीटर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, ये हो गया 7 मीटर, हो गया या तब इतना समझ में आ गया आपको। अब बोला गया द लेंथ ऑफ द वायर fastened at the top of the 22 मीटर, मतलब कि यहाँ से वायर मुझे यहाँ पे अटैच करना है, जिसके लेंथ कितना है 22 मीटर, मतलब यहाँ से करना है। तो एक बंदा यहाँ पे जब खड़ा रहेगा, ध्यान देना यहाँ पे बंदा खड़ा है, तो यहाँ से जब ये कर रहा है तो यहाँ पे जब करेगा तो इसका लेंथ कितना दिया गया है, 22 मीटर दिया गया। क्या समझ गया। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, कितना एंगल बनाएगा, कितने एंगल पे मैं वायर को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या, समतली से, मतलब यहाँ से। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एकदम डायग्राम बन के तैयार हो गया, ऐसा ही डायग्राम है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दो, डायग्राम ऐसा है। हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया, मतलब यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, हो गया। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और इसका नाम दे दिया डी, और इसका नाम दे दिया एम। जो पहले मैंने किया था वही किया, हो गया। तो जब मैंने इसका कंस्ट्रक्शन किया तो मैंने, देखो अभी तो वर्ड के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। ड्रॉ लिखा ए एम परपेंडिकुलर टू, ठीक है, इसके बराबर सेगमेंट सी डी के बराबर। अब ध्यान दे देखना है यहाँ पे, ये 7 मीटर है तो ये कितना होगा, 7 मीटर होगा ना। जब ये 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर 7 मीटर है तो यहाँ से लेकर AM से लेकर MD की वैल्यू कितनी होगी, 7 मीटर हो गई। रेक्टेंगल है भाई, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे पूछा, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, जब ये 7 मीटर हो गया तो मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 7 मीटर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना होगा, 18 माइनस 7 हो जाएगा। और 18 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 मीटर। देखो अभी वर्ड के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिंपल समझा रहा हूँ मैं। ये कितना हो गया, 11 मीटर। अब थोड़ा समझ आया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वर्ड तो बाद में लिखूंगा, हो गया, इतना समझ गया। ये 7 मीटर। अब तुम मुझे बताओ, मतलब यहाँ से लेकर ये मुझे मिल गया 11 सेंटीमीटर यहाँ से, मतलब CD की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 11। थोड़ा सा अलग कलर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
ये हो गया 11, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस हो गया 11 हो गया। तो ये देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, ये बताओ, हाइपोटेनियस। अब मुझे ये निकालना है कि एंगल कितना बनेगा भाई, एंगल कितना बनेगा। तो मुझे तुमको पता है कि ये 11 दिया गया, 11 दिया गया। तो अगर मैं ये 90 डिग्री है तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो ऐसा कौन सा एंगल होता है, ध्यान देना, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें तुम्हारा ये अगर ये हाइपोटेनियस हो गया तो ये एंगल के सामने वाला ये वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट होगा। तो अब थोड़ा सोचो वहाँ पे ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनियस आता है, अपोजिट और हाइपोटेनियस। देखो अपोजिट ये हो गया और हाइपोटेनियस, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा अपोजिट अपन हाइपोटेनियस होता है, अरे वाह मिल गया। तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। मैं बाद में वर्ड तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं एकदम निकाल दे रहा हूँ। अपोजिट कितना है बताओ मुझे, 11 हो गया। हाइपोटेनियस कितना भाई दिया है, 22 दिया है। 11 से 22 कटा तो कितना हो गया, 1/2 बचा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना बचा, 1/2 बचा। अब तुम मुझे बताओ कि साइन थीटा में, साइन के एंगल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अरे वाह, तो मुझे मिल गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। हो गया आंसर सॉल्व। बस इतना ही स्टेप है, और क्या है यार, आपको तो लिखना बस है, आपको बस समझना तो इतना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब लिखना कैसे है। अब देखो यहाँ पे ये चीज तो मैंने, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं क्या मैं, आपको तो इतना समझ में आएगा। देखिए मैं लिख कैसे रहा हूँ, आपने ये चीज तो लिख लिया, पहला स्टेप ये चीज लिख लिया। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या दिया गया, मैंने माना कि एंगल ऑफ एलिवेशंस, अगर वो वायर खींचेगा तो ऊपर से नीचे नहीं खींचेगा, नीचे से ऊपर लेकर जाएगा वो, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशंस कितना हो गया, एंगल ऑफ ए की वैल्यू ये वाले ए, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे कितना है, थीटा डिग्री। यही मुझे पता करना है। ए बी की वैल्यू कितना दिया गया, 7 मीटर। सी डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 18 मीटर दी गई है। ए सी की वैल्यू कितनी होगी, ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 22 मीटर। ये तो मुझे गिवन है जो है। देखो आंसर तो इतना ही है, बस आपको लिखना है बस। एंगल ऑफ बी, ध्यान देना, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ डी कितना होगा, 90 डिग्री। जब यहाँ से करा तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। तो और एंगल ऑफ, ध्यान देना, एंगल ऑफ ए भी कितना हो गया, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री होगा, रिमेनिंग एंगल हो गया। तो सारे 90 डिग्री हो गए। तो ये देखो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या पता करना है, तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया कि डेट इज ए बी एम डी आर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो मैंने क्या लिखा कि अगर रेक्टेंगल है तो ए बी किसके बराबर होगा, एम डी के बराबर। कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इतना हो गया। अब मुझे बताओ, जब ये 7 निकल गया तो अब मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी। तो डेट इज, मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने लिखा कि सी एम इक्वल टू क्या किया था, पूरे में से सी डी माइनस क्या किया था, किसको माइनस किया था, एम डी को। हो गया। तो कितना हो गया था, 18 माइनस 7 इक्वल टू कितना, 11 मीटर। देन उसके बाद यहाँ से सॉल्व कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पे लिख देना एक चीज, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, यहाँ पे लिख देना इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिख रहा हो, सी एम ए में एंगल ऑफ एम इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। बस ये तो लिखना है आपको। और ये तो वर्ड आप लिख रहे हो जो आपको दिया गया है, जो आपने डायग्राम बनाया वही चीज लिखना है। बस आपको ये चीज समझना है। और मैं देखो डायग्राम में पहले ही एक लाइन में आप डायग्राम बनाकर बस इतना स्टेप कर दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो आप 10 बार करो, 5 बार करो, हमेशा रिवीजन करो, लेकिन करो क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अभी आप देखोगे पेज नंबर 136 पे आपको एक एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल नंबर 5।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है और उसी तरह आपको प्रॉब्लम सेट में भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। तीनों क्वेश्चन अपने लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप एकदम समझ जाओगे क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बोला ना बस डायग्राम आपको आना चाहिए कैसे बने। देखो यहाँ पे बोला गया है, एक स्टॉर्म ब्रोक ए ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ध्यान से, मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब कहानी, पूरी कहानी समझो यहाँ पे क्या बोली गई है। आपको बोला गया है कि एक ट्री है, ये ट्री है, एकदम सीधा ट्री है, और यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक है, ये पूरा ट्री है। अब उसने क्या बोला कि उस जो यहाँ से खड़ा है वो यहाँ से लेके, अब देखो यहाँ पे ये पूरा ट्री क्या हो रहा है, ब्रोक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। और टूटने का, मान लो कि यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, मतलब ये वाला हिस्सा जब ये गिरा नीचे तो ये ऐसे गिर गया, हो गया। और जो गिरा हुआ है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा, जाके 20 मीटर का डिस्टेंस पे जाके गिरा। मतलब देखो जब ये पेड़ है, जैसे ये पूरा पेड़ है, तो इसने क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा ऐसे गिर गया, तो मतलब उसका क्या हुआ कि ये जो हिस्सा गिरा है यहाँ से लेकर जो ये कट करके गिरा है, इसके बीच में 20 मीटर, मतलब यहाँ से एकदम ध्यान समझो। यहाँ पे फिर से मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन को, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे ये ट्री हो गया और यहाँ अभी ये अर्थ हो गया पूरा, इधर समझ गया। अब क्या हो गया है कि यहाँ से टूट गया है, ठीक है, यहाँ से पेड़ किसी कारणवश आंधी तूफान आया और टूट गया, और जो ये ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा वो ऐसे करके ऐसे गिरा है। जब गिरा है तो ऐसे गिरा है, तो मतलब क्या कहने का मतलब, यहाँ से लेकर और जो गिरा है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस पे गिरा है वो कितने डिस्टेंस पे गिरा है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा है। और जो बन रहा है एंगल, वो कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री के एंगल बन रहा है, हो गया। अब ध्यान दो, पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब थोड़ा समझो, फाइंड मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब अगर ये जितना होगा उतना ये भी डिस्टेंस होगा, मतलब थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेना, आप समझिए। नहीं तो कोई बच्चा बोलता है कि सर ये छोटा था ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इतना मान लो ये ट्री पूरा यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर ये पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये साइज भी बढ़ा दो, ठीक है। तब अगर ध्यान दो, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, मतलब यही हिस्सा तो गिरा था। तो पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक के डिस्टेंस पता करना है, पूरा ट्री का हाइट पता करना है। ये तो गजब हो गया भाई कि अरे ये पूरा ट्री कैसे पता, कुछ तो दिया ही नहीं है। अरे बहुत कुछ दिया है, लिखेंगे तो बाद में, पहले हम ये करेंगे, लिखने वाला काम बाद में। अब समझो थोड़ा, यहाँ पे मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि अब थोड़ा सा हम पेन थोड़ा से दें, ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये जब पेड़ खड़ा तो ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे खड़ा था। इसका नाम ले लो, इसका नाम यहाँ पे ले लिया A, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम ले लिया B और इसका नाम लिया C और इसका नाम लिया D। अपने मजे पूरा का नाम लिया, A भी एक ट्री था और C से टूट गया और D पॉइंट पे जाके गिर गया, हो गया इतना सर। अब ध्यान दो यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। ये वाला एंगल दिया तो क्या होगा, अपोजिट, और ये क्या होगा, एडजेसेंट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं हाइपोटेनियस भी पता कर लूँ, देखो हाइपोटेनियस पता करूंगा तो ये वाला पता चल जाएगा, अगर ये हाइपोटेनियस पता करूंगा तो ये वाला पता चल जाएगा, और ये अपोजिट पता करूंगा तो ये पता चलेगा, तो दोनों को जोड़ दूंगा, हो गया। मतलब कि अगर मैं करूं तो अपोजिट प्लस एक्स को जोड़ दूं, अपोजिट प्लस हाइपोटेनियस को जोड़ दूं, तो ये मेरा पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो एक अच्छा काम हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हमें फॉर्मूला पड़ा है OAO अपॉन HH, सबको तो लानी हो गया। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है क्या भाई, अपोजिट और हाइपोटेनियस दोनों अननोन है। देखो यहाँ पे अपोजिट भी अननोन है, हाइपोटेनियस भी अननोन है, तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं होगा पहले वाले का। इतना समझ गया, तो इसको इरेज कर दो भाई। अब मुझे बताओ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट है हाइपोटेनियस, हाँ अरे भाई कॉस में तो मिल गया ये, तो मैंने लिखा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेनियस। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ कि आपको
अच्छे से लिखो। अब बताओ एडजेसेंट कितना है भाई, एडजेसेंट क्या है, BD है, और हाइपोटेनियस कितना है भाई, CD है। BD की वैल्यू दी गई है 20, CD की वैल्यू पता करनी है, मतलब x पता करना है। अब बताओ थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखा cos 60 डिग्री इक्वल टू 20 अपॉन कितना हो गया, x हो गया। अब देखो यहाँ पे 60 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 20 अपॉन x, मल्टीप्लाई हो गया तो x इक्वल टू कितना हो गया, 20 इंटू 2 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई। अरे भाई ये तो हाइपोटेनियस पता चल गया, मतलब मुझे CD की वैल्यू कितनी हो गई, हमें पता चल गया कि जहाँ से टूटा था वो कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। मतलब ये 40 मीटर अगर हो गया, यहाँ पे ये 40 मीटर अगर हो गया तो ये भी कितना हो गया, ये भी यहाँ से लेकर जो टूटा हुआ हिस्सा था वो भी कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। अब मुझे जरूरत है तो भाई इसकी, अब थोड़ा ध्यान दो, हो गया। अब मुझे देखो अब क्या दिख रहा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट तो मुझे पता करना है, एडजेसेंट भी देख रहे हैं, तो चलो भाई tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना दिया गया पता करना है भाई, अपोजिट एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट 20 दिया गया है, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू अपोजिट का मतलब CB, और ये कितना हो गया 20। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 इक्वल टू CB अपॉन कितना 20, तो CB इक्वल टू कितना हो गया, 20 रूट में कितना हो गया 3 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, CB निकल गया 20 रूट में 3। आपको √3 की वैल्यू लिखने के लिए कहीं नहीं दी गई है, अगर हाइट पूरा निकलना तो आप इससे बढ़िया कि आप निकाल ही लो। 20 में 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 34.6 मीटर, मतलब CB की वैल्यू आ गई 34.6 मीटर हो गया। अब बताओ ये तुम्हारा पता चल गया कितना, 34.6 मीटर, ये 34.6 और ये 40 दोनों ऐड कर दोगे तो पूरा ट्री निकल जाएगा, तो निकाल दो भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हो गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेट इज, आपको AB निकालना होगा, तो AB क्या, ये पूरा स्टेप अलग से, ठीक है, ये पूरा लिखा है। AB इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस CB। AC कितना आया, AC आ गया 40 प्लस CB कितना हो गया 34.6, दोनों को ऐड कर दो, जितना आंसर आएगा 2 हो गया, तो एक तो 0.6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4.437 74.6 मीटर कुछ आंसर आएगा, हो गया। तो ये मेरा तो एक ट्रिक था कि जो मैंने यहाँ पे निकाला। अब लिखना आपको है कि कैसे। अब देखो यहाँ पे आप जो पहले ही ना इंडिकेट कर दो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखो AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे लेट एज्यूम करो, हाइट ऑफ द ट्री हो गया। अब मुझे बताओ ट्री ब्रोक हो गया है, कौन से पॉइंट से ब्रोक हो गया है, C पॉइंट से टूट गया है, तो लिखा एज्यूम मैंने किया, सपोज, ध्यान दो यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज ट्री ब्रोक एट पॉइंट C। इतना सेटअप हो गया। अब कहाँ से मिल गया, D पॉइंट पे मिल गया है, ठीक है। इतना तो अपने को लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो एंगल ऑफ CDB कितना हो गया, एंगल थीटा बन रहा है, मतलब कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। AC किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। आप यहाँ पे जूम करके दिखा सकते हो कि AC की वैल्यू CD के बराबर होगी, ठीक है। तो BD की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे आप शो करोगे, यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल बना रहे हो ना CBD में, एंगल ऑफ B इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व। बस इतना ही आप लिख दो ना, बस बहुत पॉइंट्स होते हैं। बस कहानी तो इसमें है, असली खिलाड़ी तो ये कहोगे जब डायग्राम बना लोगे, ठीक है। तो चलो इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको बस डायग्राम राइट होगा ना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक, आपको बस यही समझना है, दिमाग से आपको यूज करना है कि भाई अपोजिट हाइपोटेनियस किस में आएगा, हाइपोटेनियस अपोजिट किस में आएगा, एडजेसेंट हाइपोटेनियस किस में आएगा। कहानी क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा है कहानी है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया काइट इज द फ्लाइंग एट द हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है
वो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। डायग्राम बना लो भाई, ठीक है। चलो डायग्राम बना लिया। ये यहाँ से ग्राउंड है और यहाँ पे हाइट पे एक पतंग उड़ रहा है। और ये पतंग हो गया ना, तो मैं आँख निकाल रहा। यहाँ से एक पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, हो गया। कितने मीटर की ऊंचाई पे? 60 मीटर की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे, हो गया। द स्ट्रिंग अटैच द काइट इट राइट द ग्राउंड, मतलब एक स्ट्रिंग यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और वहां पे पकड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। पतंग ऐसे खींचोगे तो ऐसे उड़ेगी ना पतंग, सामने सामने। बहुत अच्छे। एंगल कितना बन रहा है? 60, ग्राउंड से एंगल 60 डिग्री बन रहा है, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। एज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, आपको एज्यूम करना है, बताना है कि स्ट्रिंग क्या है, एकदम स्ट्रेट है, सीधा है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग का ये मुझे पता करना है कि ये कितना इसका ये है अपना क्या है, लेंथ कितना है इसका, स्ट्रिंग का लेंथ। तो मुझे फाइंड करना है क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये पता करना है। जो दिया है लिख दो वहां पे, आप ABC मान लो, आपको लिखना खुद से भाई, अभी खुद से ट्राई करो। ABC हो गया। अब देखो, अब ध्यान देना, ये 60, तो ये क्या हो गया बता दो? ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा? अपोजिट, मतलब ये 60 डिग्री एंगल के सामने वाला अपोजिट। अब तुम बताओ कि अपोजिट और हाइपोटेनियस किस में आता है? अपोजिट और हाइपोटेनियस भाई किस में आता है? OAO अपॉन HHA किस में आता है? साइन में आता है। तो यहाँ पर लिख दो इन ट्रायंगल कौन सा? ABC में एंगल ऑफ B कितना डिग्री? 90 डिग्री दिया गया। एंगल ऑफ C कितना दिया गया है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ इक्वेशन जो आपको दिया गया वैसे लिख दो। तो अब मुझे बताओ किस में आता है भाई? साइन में आता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? अपोजिट अपॉन कितना? हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना है? अपोजिट किसको माना? AB को माना। हाइपोटेनियस क्या है भाई? AC है। AB कितना है? 60 है। AC कितना है? AC पता करना है भाई, हो गया। अब देखो थीटा की वैल्यू, साइन 60 इक्वल टू क्या बचा? 60 अपॉन कितना? AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, इक्वल टू 60 अपॉन कितना? AC। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 AC इक्वल टू कितना? 60 × 2 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना हो गया? 60 × 2 अपॉन कितना? √3 हो जाएगा। भाई कुछ मत करो, रेसलाइजेशन कर दो, √3 नीचे आ रहा है तो √3 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 60 × 2 √3 अपॉन कितना हो गया? 3। कितनी बार में गया? 20, 22 जा कितना? 40 रूट में 3, √3 की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो 40 इंटू कितना? 1.73 मल्टीप्लाई करके आप मुझे वैल्यू बता दो, 69 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आप लिख दो। ओके ना, बस इतना ही आपको कहानी, आपको बस यही समझना है, यही डायग्राम है आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आप मुझे फाइनल आंसर बता दीजिए कितना आएगा, और यहाँ पे स्टेप आप खुद से लिखोगे इन द वर्ड के फॉर्म में। अभी तक आपने किया ना, आप वर्ड खुद से लिखो कि AB क्या है, AC क्या है, AC द स्ट्रिंग लिख दो, एंगल ऑफ रिलेशंस कितना मैंने बनाया, हाइट कितना, जो गिवन है आप यहाँ पे गिवन में लिख दो, और जिसको आपने एज्यूम किया वो भी आप लिख दो। आगे समय क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम सेट 6 हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसमें भी है, तो कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का छोड़ेंगे नहीं जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम सेट 6 लास्ट लेक्चर में। तो अभी तक के जितने भी वीडियोज हैं आप उसको अच्छे से देखो, एक नहीं 2 बार देखो कि हाँ डायग्राम कैसे बनाया जा रहा है, और खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन नंबर 6 टू लेकर 10 तक के क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। नहीं आएगा भाई मैं तो बताने वाला हूँ ही, ठीक है। और मुझे बहुत भी अच्छा भी लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व भी करके मुझे व्हाट्सअप किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना तो मेहनत किया, कम से कम इतना तो। देखो एक टीचर खुश कब होगा जब आप लोग उसके पढ़ाने का रिस्पॉन्स अच्छे से देते हो। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि इसमें आप आउट ऑफ फी पाएंगे।
तो ये वीडियो हमारा कुछ दिन में यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ वहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे भी हो। और अगर जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे सीधे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मुझे कॉल करके वहाँ से आप मेरा डिटेल्स दे सकते हैं या मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको समझा दूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।